नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें दिन की बड़ी खबरों को हम पूरी तरह विश्लेषण करके असल खबर तक पहुंचते हैं। असल खबर क्या है, हर खबर के पीछे की जानते हैं। सिलसिला शुरू करें उसके पहले हेडलाइंस पर एक नजर। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों को लेकर कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग। दूसरी तरफ बीजेपी का हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट का किया घेराव। एक हफ्ते में कल दूसरी बार भोपाल आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी दफ्तर में होगी बड़ी बैठक। कोर टीम के नेताओं के साथ होगा चुनावी मंथन। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम पर संसद में हंगामा। पीएम मोदी बोले ये नाम ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा। खड़गे का पलटवार, मणिपुर पर बात करिए। सुकमा के आवासीय विद्यालय में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म। मंत्री लखमा ने दिए स्टाफ पर कार्रवाई के निर्देश। एसपी ने बनाई 8 सदस्यीय जांच टीम। सीमा पार से नई जंग की शुरुआत। राजस्थान की महिला ने पाकिस्तान में नसरुल्लाह से किया निकाह। अंजू से बन गई फातिमा। छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा आई फ्लू। बिलासपुर में 2 दिन में मिले 500 मरीज। दुर्ग में संक्रमितों में स्कूली बच्चे। तो सबसे पहले आज की एक ऐसी खबर जो है तो भारत से जुड़ी लेकिन आई पाकिस्तान से। सारे देश भर में चर्चा थी कि हिंदुस्तान की एक लड़की पाकिस्तान चली गई प्यार के पीछे, और इस बार सरहद पार प्यार वाले किस्से सुर्खियों में। पहले पाकिस्तान की सीमा बॉर्डर पार करके एक नहीं 3-3 देश लांग करके भारत आ गए, नोएडा पहुंच गए। और अब राजस्थान के अलवर से भारत की अंजू पाकिस्तान चली गई और वहां जाकर अपने प्रेमी से बाकायदा निकाह भी कर लिया। रिपोर्ट देखें फिर इसे डिकोड करेंगे। पिछले दिनों पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के बाद अब भारत से पाकिस्तान गई अंजू की लव स्टोरी चर्चाओं में है। सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन से मिलने नोएडा आ गई तो अंजू अपने कथित प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान जा पहुंची। इस समय वो पाकिस्तान के दीरबाला में नसरुल्लाह के घर पर रह रही हैं। राजस्थान के अलवर से अंजू की दोस्ती पहले फेसबुक के जरिए उससे हुई, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, फिर बातें हुई और फेसबुक से व्हाट्सएप का कनेक्शन बना और ये बातें अब घंटों होने लगी थी। प्यार परवान चढ़ चुका था और फिर अंजू पाकिस्तान अपने बॉयफ्रेंड के पास जा पहुंची और इस्लाम धर्म कबूल कर शादी भी कर ली। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उसने अपना नया नाम फातिमा रखा है। 34 साल की अंजू फिलहाल पाकिस्तान में अपने 29 साल के बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह के साथ रह रही हैं। अंजू के प्री वेडिंग का वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। अंजू को जो पाकिस्तान ने वीजा दिया था उसमें उसका प्रोफेशन होटल मैनेजर लिखा है और सबसे नीचे विजिट करने का कारण शादी बताया गया है। तो इस पूरे मामले में कई पैंच हैं, कई सवाल हैं, कई जिज्ञासाएं। तो इस पूरे मामले को जरा डिकोड करें। पहली बात तो ये जो सच बनकर सामने आ चुकी है कि अब अंजू पाकिस्तान जाकर फातिमा बन चुकी है, इस्लाम कबूल कर चुकी हैं और अपने प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह कर चुकी हैं। ये दावा है कि पेशावर कोर्ट में दोनों ने बाकायदा शादी कर ली और उसका एक सर्टिफिकेट भी वायरल हो रहा है। ये सब कुछ अचानक बिल्कुल नहीं हुआ, बाकायदा प्लानिंग के साथ किया गया। इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पहुंचने पर अंजू अपने प्रेमी नसरुल्लाह अकेले से नहीं मिली, बल्कि नसरुल्लाह के साथ उसे लेने के लिए पुलिस के लोग, पाकिस्तान पुलिस के लोग, वकील और कुछ पाक ऑफिशियल्स भी बताए गए। सीमा और अंजू ये 2 किरदार ऐसे हैं जो सारे देश में चर्चा में हैं और माना जा रहा है कि प्यार के खातिर सरहद पार की, दोनों शादीशुदा, दोनों बच्चों वाली महिलाएं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी उम्र से छोटे लोगों से प्यार किया, ऑनलाइन प्यार किया और फिर सरहदें लांघ दी। लेकिन जो सबसे बड़ी समानता इन दोनों में है वो ये कि परत दर परत इन्होंने झूठ बोले। अंजू ने भी अपने पति को पहले तो ये कहा कि अपनी दोस्त से मिलने जा रही है, अपनी कंपनी में बताया अपनी बहन से मिलने जा रही है, लेकिन पहुंच गई दिल्ली से सीधा अपने प्रेमी के पास पाकिस्तान। वहां जाकर उसने जो कुछ भी किया वो अब धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। सीमा और अंजू की कहानी में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि अंजू वीज़ा लेकर कानूनी तरीके से पाकिस्तान गई और पूरी प्लानिंग से कवायद की। इसके लिए 2 साल तक उसे इंतज़ार करना पड़ा, ये भी सामने आया।
एक तरफ अंजू जिसने अपने पूरे परिवार से झूठ बोला। पति के ये पूछने पर कि जो कुछ चल रहा है मीडिया में क्या सच है, उसने कहा आप कुछ ना कहें, गायब हो जाएं, जैसा उन्होंने किया भी, और मैं जल्दी लौट कर आऊंगी। लेकिन आई तो खबर शादी की, निकाह की नाम बदलने। पाकिस्तान जाने की बात परिवार से उसने छुपाई थी। सीमा जिसने न सिर्फ गैरकानूनी तरीके से भारत में एंट्री ली, उसने भी कई झूठ बोले और इसी झूठ ने उसको आज सवालों में और शंकाओं में खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी बात ये सब एक संयोग मात्र है या ये एक प्लानिंग का हिस्सा है? ये दौर ऐसा चल रहा है जिसे आप ऑनलाइन इश्क वाला दौर कह सकते हैं, और पुराना सरहद लांघने जैसी स्थिति, जैसे कहते हैं कि इश्क में लोग सिर्फ इश्क को देखते अंधे हो जाते हैं, ये वैसा मामला है? या वाकई में ये इंटेलिजेंस का फेलुअर है? क्या इसमें इंटेलिजेंस को वाकई पड़ताल करने की आवश्यकता है कि इसका कहीं कोई और कनेक्शन तो नहीं, कोई और मकसद तो नहीं? बहरहाल इस बात को डिकोड करना एजेंसीज का काम है, सुरक्षा में लगे लोगों का काम है जो वो कर रहे हैं। लेकिन आज दिन भर ये खबर सुर्खियों में रही है और ये बार बार सवाल उठता रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया। एक और बात यह कि अंजू के पिता मध्य प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने कह दिया कि ना बेटी से संबंध है, अब वो मेरे लिए नहीं के बराबर। आते दूसरे बड़े मामले पर। मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज संसद के सदन में जमकर हंगामा हुआ, लेकिन सदन के बाहर बीजेपी की संसदीय दल की मीटिंग में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों की एकजुटता पर करारा प्रहार किया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसे डिकोड करेंगे। मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। मणिपुर मुद्दे पर आज लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष नारेबाजी करने लगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सत्ता चाहने वाले और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रख रहे हैं। पीएम ने कहा कि इंडिया नाम हथियाने से कुछ भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया। इंडिया ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है? उनमें घबराहट पैदा हो गई है और डर गए हैं, और डर से ये सब बातें कर रहे हैं। इंडिया मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ रही। बीजेपी को घेर रही विपक्ष को आज पीएम ने जवाब दिया। हालांकि ये जवाब सदन में नहीं था, लेकिन इस मामले को लेकर पीएम का रुख कैसा होगा, इसका अंदाजा उनके इस बयान से लगाया जा सकता है। तो मामले को लेकर विपक्ष भी बड़ा आक्रामक है। इसको लेकर अभी कुछ ही देर पहले जो डिबेट में भी आपने पक्षों को सुना, उससे भी साफ है कि ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है जिसे बौखलाहट कहा जा रहा है। मणिपुर का वीडियो जिस दिन वायरल हुआ, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुख से और क्रोध से मन भरा है, और साथ ही साथ मणिपुर के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ का नाम जोड़ते हुए कहा कि सब राज्यों को अपने यहां महिला सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। तो क्या यह बौखलाहट मात्र है या ये एक स्ट्रेटेजी है? इसे जरा डिकोड करते हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाने का वीडियो जब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, तब इसके बाद उसे लेकर पूरे देश में एक आक्रोश था, एक उबाल था, और इस मामले को लेकर पूरे देश में मणिपुर में बीजेपी सरकार की नाकामयाबी साफ तौर पर दिखी, महसूस की गई। उसी तारीख के आसपास 2 और घटनाओं ने देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पहली घटना राजस्थान की, जिसमें 2 महिलाओं, एक 3 महीने की बच्ची समेत कुल 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिंदा जला दिया गया। और दूसरी घटना छत्तीसगढ़ में, जहां ST/SC वर्ग के युवाओं ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के विरोध में रायपुर की सड़कों पर सदन के बाहर नग्न होकर दौड़ भी लगा दी। ये 3 मामले अपने अपने स्वभाव और वजहों से सुर्खियों में आए, पर तीनों अलग हैं। इन तीनों को क्या एक चश्मे से देखकर एक कतार में रखा जा सकता है? तीनों अपनी अपनी जगह गलत हैं, तीनों अपनी अपनी जगह गंभीर हैं, लेकिन क्या मणिपुर जितना गंभीर ये मामले हैं? ये देश ने सवाल खुद से भी पूछा और जवाब चाहा सत्ता पक्ष के लोगों से। मणिपुर पूरी तरह से वर्ग संघर्ष का नतीजा है, सबको पता है, और इसमें कई परतें हैं जिसको सुलझा पाने में सरकारें नाकाम है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार प्रशासन का एक क्लियर फेलुअर है, क्योंकि मणिपुर की हिंसा कोई आज की नहीं है। 2 मई से मणिपुर जल रहा है और अभी भी हालात सुधरे। राजस्थान का मामला अपराध से जुड़ा है और ये एकाएक हुआ, त्वरित हुआ। दावा है कि उन्होंने फौरन उस पर एक्शन लिया।
छत्तीसगढ़ में युवाओं का जो नग्न प्रदर्शन था, दौड़ था, ये एक सांकेतिक प्रदर्शन था और इस सांकेतिक प्रदर्शन में भी अगर लेट लतीफी, हीला हवाली है, कार्रवाई करने के आदेश के बाद उसका अनुपालन नहीं हुआ है तो जाहिर तौर पर सिस्टम की कमजोरी तो है। लेकिन क्या ये इतना गंभीर मामला है कि आप इसे मणिपुर से तोलें? प्रधानमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़, राजस्थान का नाम लेने के बाद जो कुछ हुआ इस पर सबने कहा अगर ना लेते तो नाम चलता। कुछ ने इसे बौखलाहट कहा तो कुछ ने कहा ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। वाकई जानते बूझते समझते ये नाम लिए गए ताकि बहस का रुख मुड़ जाए, किसी और दिशा में बात चली जाए। अब बात प्रधानमंत्री के इंडिया विपक्ष का जो एक अलायंस है जिसका नाम इंडिया दिया है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें उन्होंने इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंडियन मुजाहिदीन से, बल्कि और आतंकी संगठनों से कर दी है। विपक्षी दल अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को क्या सत्ता वापसी की मुश्किल हो रही? क्या इसे भांप लिया गया है या यहां भी स्ट्रेटेजी? ये बात प्रधानमंत्री अच्छी तरह से समझते हैं कि उनके कहे हुए एक एक शब्द को लेकर कई अर्थ निकाले जाएंगे, इसके कई मायने होंगे। बाकायदा एक सोची समझी सबसे बड़ी टीम बीजेपी के पास में इस बात को लेकर के। तो क्या ये अनायास दिए गए बयान हैं? क्या ये फौरी प्रतिक्रियाएं हैं? ऐसा बड़े बड़े जानकारों को नहीं लगता। अब ये जानबूझकर दिए गए बयान है, स्ट्रेटेजी के तहत दिए गए बयान है, तो फिर क्या ये कामयाब हुई है? इसका फैसला भी देश को करना है, आपको करना है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में दोनों दल अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं एक तरफ जहां कांग्रेस दावेदारों को संतुष्ट करने में लगी तो बीजेपी के पास सड़क पर उतरकर विरोध करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं और यही बड़े नेता उनको मंत्र देकर गए। देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल जुट गए हैं। आज जहां सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि निगम मंडल में अध्यक्षों का कार्यकाल नहीं बढ़ाकर नए लोगों को मौका देने पर विचार किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के टिकट के दावेदार अपना बायोडेटा लेकर राजीव भवन के चक्कर काट रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा जी यहाँ लगातार रेगुलर रूटीन में उनका टूर बन रहा है। रोज बैठकें हो रही है, कभी राजीव भवन में बैठक हुई तो कल ताम्रध्वज साहू जी के यहाँ बैठक हुई। आने वाले दिनों में अलग अलग जगह बैठकें होगी, सीएम साहब के घर में बैठक होगी, अलग अलग मंत्री लोगों के यहाँ बैठक होगी। इधर रायपुर पश्चिम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया और शहर में अव्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। रायपुर का विकास नहीं कर पा रहे, ना कहीं रोड बनी, ना नाला बना, ना खंबे लगे, ना शहर के अंदर कोई गार्डन बनाया, ना कोई कॉलेज खोला, ना कोई अस्पताल खोला। और आज की स्थिति ये है कि शहर के अंदर गुंडों का राज हो गया, जमीनों पे कब्जा, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चुनाव से पहले एक तरफ जहां कांग्रेस दावेदारों को संतुष्ट करने में लगी है तो बीजेपी सड़कों पर उतरकर सरकार को घेर रही है। चलिए, कांग्रेस की बैठक और बीजेपी के प्रदर्शन, इन दोनों को डिकोड करते हैं एक साथ, क्योंकि आज का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम आपने रिपोर्ट में देखा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सर्वाधिक मजबूत है पूरे देश में। जाहिर है ये मजबूती संगठन के जमीन पर एकजुट होने का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, जो विधायक नहीं बन पाए या विधायक बने पर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, उन्हें संगठन और निगम मंडलों में जगह देकर, जिम्मेदारियां देकर एकोमोडेट करने का प्रयास हर दल करता है। अभी की स्थिति है कि तकरीबन 35 ऐसे लोग हैं जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है या हो चुका है। इन लोगों की जगह 4-5 महीने किन्हीं दूसरे कांग्रेसियों को मौका मिल सकता है अगर इतना ही कार्यकाल है सरकार का। इससे कई असंतुष्ट नेता संतुष्ट करने के प्रयास होंगे और इसके बारे में साफ संकेत स्वयं प्रभारी ने दिया कि आपने पा लिया, लेकिन अब नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। नवंबर में चुनाव होंगे, दिसंबर में रिजल्ट आएगा। 5 महीने तक नए लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सरकार रिपीट हुई तो कार्यकाल आगे बढ़ सकता है, बदल सकते हैं ये लोग, लेकिन बीजेपी उसके पास पे फिलहाल सबसे बड़ा ऑप्शन है कि वो संघर्ष करे, सड़क पर उतरे, एक्टिव दिखे। यही उनके बड़े नेता उनको कहकर जा रहे हैं। जब अमित शाह आए तो बीजेपी को ये टास्क देकर जा चुके हैं कि हर विधानसभा में बीजेपी के स्थानीय कांग्रेस विधायकों को उनकी एंटी इनकम्बेंसी को मुद्दा बनाएं, नेता के खिलाफ लोकल मुद्दों को उठाकर प्रदर्शन करें, सड़क पर दिखें। यही टक्कर देने का एकलौता विकल्प बीजेपी के पास। चलिए, अब दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं और अपने काम में कितने कामयाब होते हैं पुनः कहेंगे, आपको डिसाइड करना है, जनता को।
अब लेकिन एक चीज जिसका आपको हमको ध्यान रखना है वो है सेहत का। बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां लोगों को परेशान करना शुरू कर चुकी हैं और इस वक्त चिंता की बात बच्चों को लेकर खास तौर पर है। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में आई फ्लू यानी आई कंजंक्टिवाइटिस का प्रकोप फैल रहा है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बारिश के मौसम में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। सभी जिलों में आंखों के संक्रमण से लोग परेशान हैं। बिलासपुर में पिछले 7 दिनों में आई फ्लू या यूं कहें कंजक्टिवाइटिस के 500 से अधिक केस सामने आए हैं। हालांकि बिलासपुर में डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया गया है। दुर्ग जिले की बात करें तो यहाँ अस्पताल पहुँचने वाला हर चौथा मरीज कंजक्टिवाइटिस की समस्या को लेकर अस्पताल पहुँच रहा है। खासकर बच्चों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। दुर्ग जिले में स्वास्थ्य विभाग प्रभावित इलाके में शिविर लगाकर लोगों की आंखें चेक कर रहा है। अधिकतर मरीज आंखों में अधिक लालिमा और दर्द की समस्या से पीड़ित हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि हल्की एंटीबायोटिक से ही ये बीमारी कंट्रोल हो रही है, लेकिन स्कूलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर किसी बच्चे को आंखों का संक्रमण हो तो परिजन उसे स्कूल न भेजें। चलिए समझते हैं इससे बचें कैसे। अगर आंखों में खुजली हल्की लालिमा दिखे तो खुद इलाज ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, दवा लें। अगर संक्रमण है तो परिवार के बाकी सदस्यों को ना फैले, इसके लिए चश्मे लगाकर रखें, उनसे दूर रहें। दवाओं का अपने मन से इस्तेमाल ना करें। ये कुछ ऐसी बातें जिनसे आप बच सकते हैं। इतना गंभीर नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। आज के डिकोड में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में ही आपको बताना चाह रहे थे। फिलहाल इतना समझ लें कि बीमारी होने पर साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है और थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को साफ पानी से धोते रहना है। तो इतनी सावधानियों के साथ में आप जो है अपने आप को और परिवार को इस बात से बचा सकते हैं। इसका आप पूरा ख्याल रखें। उत्तर भारत में भारी बारिश का दौर चल रहा है और इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आज भी चिंताजनक सामने आई। जरा देखिए। देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश जारी है। ये तस्वीरें नोएडा की हैं। जब हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा तो नोएडा के इकोटेक इलाके में सैकड़ों वाहन डूब गए। इन तस्वीरों ने नोएडा में जलभराव नहीं होने के दावे को भी धता बता दिया। दरअसल जब दिल्ली में जलभराव की तस्वीरें सामने आई तो ये बातें उठने लगी कि दिल्ली से सटे नोएडा में ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनती। तब नोएडा के स्ट्रक्चर की जमकर तारीफ हुई, लेकिन आज इन तस्वीरों ने उनके दावों की सच्चाई पर कई सवाल उठा दिए। देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है और इन राज्यों में बाढ़ जैसे हालात अब भी बने हुए हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश ने कई जगह रास्ते रोक दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में जून से अब तक बादल फटने की 35 के करीब घटनाएं हुई हैं। बीते 24 दिन में 27 बार बादल फट चुके हैं और बाढ़ से 158 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का करीब 200 मीटर हिस्सा बह गया। हाईवे बंद होने पर जगह जगह 1000 से अधिक तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। वहीं दिल्ली में फिर से बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। मंगलवार सुबह जलस्तर 205.45 दर्ज किया गया था। तो आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। अपना और परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।